हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्पेन मैथ्स। आज मैं जो कल एग्ज़ाम हुआ है गेट 2023 का मैथमेटिक्स का, उसके कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। उसके पहले मैं बता दूं कि जो एग्ज़ाम का इस बार मैं एनालिसिस किया हूँ, जितने लोगों से मैंने बात किया है, इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें कुछ पैटर्न में थोड़ा बदलाव किया गया है। MSQ जो पूछा जाता है नेट में, उस पैटर्न में क्वेश्चन पूछा गया है। और NAT टाइप का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है। उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट MSQ जो क्वेश्चन है उसमें एक से ज़्यादा करेक्ट हो सकते हैं, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उससे ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। और जो टॉपिक पूछा गया है, फंक्शनल एनालिसिस, टोपोलॉजी, मेजर थ्योरी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज़्यादा आ गए हैं। और इसमें जो लोग नेट गेट का प्रिपरेशन करते हैं, ये सब टॉपिक जो ज़्यादा पढ़ते हैं और अप्लाइड कम पढ़ते हैं, तो उन्हें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है एग्ज़ाम में। बाकी रिव्यू के बाद, एनालाइज करने के बाद, लोगों से बात करने के बाद मुझे लगा कि अप्लाइड का क्वेश्चन कहीं ना कहीं ठीक ठाक आया है। तो इस बार अगर अप्लाइड का क्वेश्चन ठीक ठाक आया है तो आपका प्योर का क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा आ गया है। फंक्शन लोग करते नहीं हैं। मुझे ऐसा लगता है कि फंक्शन एनालिसिस अगर टॉपर है जो रैंक 1 लाते हैं, सारे टॉपिक को कवर करते हैं फंक्शन को छोड़ के, तो भी वो करते हैं और टॉप करते हैं। और कुछ क्वेश्चन तो छोड़ते हैं, जो छोड़ते हैं वो कह सकते हो कि फंक्शनल का नहीं बनता। अब फंक्शनल से ही ज़्यादा है, लोग जो प्रिपरेशन करते हैं फंक्शनल ऐसे भी नहीं करते हैं ज़्यादा ट्राई। तो उसमें टाइम टेकिंग हो जाता है, एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इतने सारे कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं गेट में। तो फंक्शनल का क्वेश्चन ऐसे नहीं करते। और फंक्शनल का क्वेश्चन जब ज़्यादा आ गया तो लोगों को ऐसा लग रहा है थोड़ा टफ आया। अब जो अप्लाइड कम करते हैं, अप्लाइड में क्या होता है कि आप फंक्शनल में जो क्वेश्चन कम टाइम में कर सकते हैं वो अप्लाइड में करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अप्लाइड में क्वेश्चन ईजी आया है थोड़ा, बट टाइम टेकिंग आ गया है। तो ऐसे क्वेश्चन ओवरऑल देखें तो थोड़ा सा पहले से लेंदी बोल सकते हो, बट जो भी ऐसा लग रहा है, जिन्हें भी लग रहा है, आपने जो पढ़ा था, लीनियर अलजेब्रा पढ़ा था, रियल एनालिसिस पढ़ा था, उस रियल एनालिसिस में कैलकुलस से आया है, बट ऐसे नॉर्मल जो टॉपिक्स हैं उससे नहीं आया है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया थोड़ा सा डिफिकल्ट, सिंपल क्वेश्चन बहुत कम आया है। मतलब इजी क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो वो सबके लिए आया है। तो आपने जो पढ़ा है उसके क्वेश्चन आपने अगर किया है, आप अप्लाइड प्रिपरेशन करके गए थे, न्यूमेरिकल एनालिसिस, LPP, रियल, लीनियर, कॉम्प्लेक्स, अब्स्ट्रैक्ट, इसके जितने क्वेश्चन सिंपल वो किया है, तो आप 100% आप क्वालिफाई करेंगे। और रैंक जहाँ लाने की बात हुई तो आपका रैंक भी अच्छा आएगा अगर आपने ये सब क्वेश्चन में गलती नहीं किया है, क्योंकि सबके लिए ऐसा क्वेश्चन आया है। और जो थोड़ा सा टोपोलॉजी का क्वेश्चन कर दिया, कुछ मेजर का एक दो कर दिया, उनके रैंक में इंप्रूवमेंट हो जाएगा। इसमें जनरल एप्टीट्यूड भी मैटर करते हैं। बाकी अगर एग्ज़ाम ओवरऑल नहीं गया है, ये होता है, आप फर्स्ट बार आप ग्रेड दे रहे हैं, तो इससे आपको लेना है कि इस एग्ज़ाम से आप क्या एनालाइज करते हो। आपका एक दिन गया, आप बहुत सारे सोल्यूशन वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, आपने देखा होगा। तो बहुत सारे लोगों को गलत हो गया तो निराश नहीं होना है। आपने आपको जितना आप सेल्फ मोटिवेट कर सकते हो, नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, क्या गलती हुआ एनालाइज जरूर करना है, क्या पॉजिटिव इस एग्जाम से ले सकते हो, क्या एक्सपीरियंस लेते हो, वो सब चीज़ों को एनालाइज करना है और नोट करना है, उस पर वर्क करना है और नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। नेट का एग्ज़ाम जल्दी होगा, गेट से पहले होगा, तो ये सब चीज़ों का यूज वहाँ पे करना है। जो एग्ज़ाम में जो एक्सपीरियंस लिया, क्या क्या गड़बड़ी हो जाती है, कभी है पैनिक कर जाते हैं, कोई कैलकुलेशन में गलत हो जाता है, ये ओवरऑल क्वेश्चन को सिलेक्ट करने में दिक्कत कर देते हैं। तो ओवरऑल क्वेश्चन जो इजी है उसको सिलेक्ट करने होते हैं, जिससे कि आप कम टाइम में अच्छे क्वेश्चन कर लो, फिर नेक्स्ट टफ क्वेश्चन पे आओ। तो ये सब चीज़ों पे एनालाइज करके नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। मतलब ओवरऑल कहूँ तो मैं आपको गिव अप नहीं करना है। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो जब देता था, एक दो बार नहीं होता था, काफ़ी निराश होता था, 2 दिन तक निराश रहता था, टेंशन में रहता था। मतलब इतना अच्छा कॉन्फिडेंसली एग्जाम का प्रिपेयर करता था, लोगों के साथ डिस्कशन करता था, बट एग्ज़ाम में जाके थोड़ा सा हो जाता था। फिर भी गिव अप नहीं करना है आपको, एक पॉजिटिव तो रहना ही है। क्योंकि आदमी जो भी हो, आप एक बार होते हैं फेल, दूसरी बार होते हैं, तीसरी बार जरूर आपको उसका बेनिफिट, 2 बार में जो भी फेल हुए उसका उसका प्लस पॉइंट बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, अच्छा रैंक आपका आ सकता है। तो आप उसको पॉजिटिव वे में लें, आप सीखने पे फोकस करें, नॉलेज लेने पे फोकस करें। मीन्स आप गेट पे देख रहे हो तो गेट में ओवरऑल टॉपिक मैं हमेशा बोलता हूँ कि लीनियर अलजेब्रा हो गया, फंक्शनल, LPP, न्यूमेरिकल, अप्लाइड, सारे टॉपिक पढ़ना इंपॉर्टेंट है। गेट के लिए भले ना पढ़े, आप गेट में भी पढ़ते तो उसमें भी प्लस पॉइंट है, क्योंकि थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर रहा है। अगर नेट के लिए वो सब टॉपिक पढ़ते हैं तो आप वो कर देते हैं तो काफ़ी बेनिफिट होगा। तो ओवरऑल आपको सारे टॉपिक पढ़ने होते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ। तो अगर ऐसा करते हैं तो आपका ओवरऑल क्वेश्चन पे आप व्यू करेंगे तो आप अच्छा कर पाएंगे। कुछ सिलेक्टेड करते हैं तो उसमें दिक्कत हो जाता है, आप ग्रांटेड नहीं ले सकते इस टॉपिक से आएगा, क्योंकि जैसे जैसे नेट गेट का पैटर्न चेंज हो रहा है, कुछ चेंजिंग लाने का कोशिश कर रहा है, सिंपल नहीं दे रहा है।
तो आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। आप बाकी इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि अगर सबका गलत खराब होगा तो आपका खराब होगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। आप एक दो अपने आप पे फोकस करो, अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस रखो कि एक दो क्वेश्चन ऐसा कर दो कि आप रैंक इंप्रूव कर जाओ। तो इस तरह से प्रिपरेशन होना चाहिए। बाकी आप अपनी स्ट्रेटजी बनाओ, अपने तरीके से पढ़ाई करो और देखो जो अच्छे लग रहे हैं, जो वे लोगों से सीखो, अपना एनालाइज करके अपना प्रिपरेशन को इम्प्रूव करो। बाकी सीखते रहो, हमेशा नॉलेज पे फोकस करते रहो। ओके, तो जैसे मैं अब सॉल्यूशन वीडियो पे आता हूँ। मैं यहाँ पे 10 क्वेश्चन दिया हूँ ओवरऑल, आप देख सकते हो। टोपोलॉजी का क्वेश्चन है, फिर एनालिसिस है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा के कुछ सिंपल क्वेश्चन है, फिर अलजेब्रा के हैं। तो करता हूँ मैं अप्लाइड का नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन। मोस्टली आप देखोगे कि मैं अप्लाइड पे कम ही अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करता हूँ। लाइक टोपोलॉजी के मैं गेट के एग्जाम से पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अपलोड कर रहा था, तो मैं उस पर कोशिश करूँगा उसके क्वेश्चन का सोल्यूशन अभी मैं बताऊँ। लाइक अब अगर आपने देखा है, समझा है, तो ये क्वेश्चन उतने से ज़्यादा टफ नहीं थे। तो टोपोलॉजी अगर ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है तो 2 3 4 आप निकाल सकते हो। इसलिए मैं बोलता हूँ पढ़ो, आप गेट के लिए एग्जाम दे रहे हो तो टोपोलॉजी पढ़ो। तो स्टार्ट करते हैं। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन जो है, एक्स साइन 1/x, एक्स बिलोंग्स टू 0 1 ओपन इंटरवल, यूनियन 0 y है, ठीक है। जहाँ पे y माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, तो कनेक्टेड होगा। p दे रहा है x कॉमा एक्स साइन 1/x, x 0 1। तो मैं यहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लेन भी करूँगा, लाइक कि आपको ये ऐसे क्वेश्चन आए तो हेल्प हो जाए। जस्ट सॉल्यूशन देने के अलावा मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा थोड़ा थोड़ा, ज़्यादातर हो सके तो एक्सप्लेन कर दूँगा कैसे सॉल्व हो रहा है, ठीक है। अदरवाइज अगर सिर्फ आंसर बताना हो या जल्दी से करना तो वो तो हो ही जाता है। तो मैं इसको कर देता हूँ, बाकी आप आंसर भी मैच कर लेना। मैं टाइमिंग डाल दूंगा, उस टाइमिंग में आप वीडियो को देख सकते हो, हर एक क्वेश्चन का टाइमिंग, ठीक है। तो एक्स कॉमा एक्स साइन 1/x है, तो ये R² का सबसेट हो गया। एक्स इसमें बिलोंग कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस देख कर आपको लग रहा है ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, और टोपोलॉजी साइन कर्व से थोड़ा रिलेटेड क्वेश्चन है। और ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड किया हूँ ऐसे टाइप के क्वेश्चन। लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो आप देखो कि सेपरेबल काउंटेबल, फर्स्ट काउंटेबल, फर्स्ट ड्रॉप, तो सिंपल क्वेश्चन ये भी है। ऐसे क्वेश्चन भी मैं ऑलरेडी अपलोड किया था अपने चैनल पे। तो इस क्वेश्चन को पहले करता हूँ। अब देखो कि p एक्स साइन 1/x, एक्स साइन 1/x जो है, इसका डोमेन जो है 0 1 है। 0 1 डोमेन पे साइन 1/x क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। डिफरेंट डिफरेंट वैसे हो सकता है सॉल्व, तो मैं अप्रोच दोनों से लूँगा, 2 3 जितना मेथड हो सकता है। तो एक अगर 0 1 ओपन इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, तो फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस में जो कनेक्टेड सेट कनेक्टेड होता है, तो पी ये जो है पी का ये पार्ट कनेक्टेड होगा। सिमिलरली क्यू में देखें तो ये भी कंटिन्यूस होता है क्लोज इंटरवल, सॉरी ओपन इंटरवल 0 1 में। लाइक ओपन 0 1 होगा तो 1/x क्या हो जाएगा, 1 से इन्फिनिटी हो जाएगा। तो 1 से इन्फिनिटी में भी साइन क्या होता है, 1/x डाला हुआ है। तो 1/x में भी ये क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। कंटिन्यूस इमेज ऑफ कनेक्टेड सेट कनेक्टेड होता है। और उसके बाद आप ग्राफ पे फोकस करोगे, डिफरेंट डिफरेंट वेट से इसका ग्राफ होता है। तो मैं एक वीडियो अच्छे से डिटेल में बताया था इसका ग्राफ बनता कैसे है। तो ये होता क्या है कि 1/x 1 से इन्फिनिटी में बहुत बार -1 से 1 को अप्रोच करेगा। तो ये -1 0 से 1 ओपन इंटरवल में साइन 1/x का ग्राफ -1 1 को काफ़ी अप्रोच करेगा, बहुत बार आएगा, क्योंकि 1 से इन्फिनिटी तो ऐसे टाइप का हो जाता है ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे 0 इंक्लूड नहीं होगा, और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी यूनियन करना है। तो यहाँ 0 पे क्या है, 0 इसमें कॉमन नहीं है, तो आप लगेगा कि ये कनेक्टेड है कि नहीं। तो 0 इसमें है, इसमें 0 तो नहीं है, बट क्या होगा, कनेक्टेड होगा कि नहीं। लाइक उसी तरह इसका अगर आप ग्राफ बनाते हो, क्यू का आप ग्राफ बनाते हो, उसका भी ग्राफ बना देता हूँ, फिर सोल्यूशन पे आता हूँ क्या होगा। अब क्यू में क्या है कि साइन 1/x तो है, 0 से इन्फिनिटी, 0 से 1 होगा तो 1/x 0 से 1 से इन्फिनिटी होगा। x मल्टीप्लाई भी करना है, तो x 0 1 के बीच में वैरी कर रहा है, तो -1 से 1 0 1 के बीच में वैरी करेगा ना। तो ये जो है इस टाइप से आ जाता है ग्राफ, मतलब जहाँ पे 1 के बीच में ये ऊपर भी जाता है, ये ऊपर नहीं जाता, धीरे धीरे ऊपर जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये हो गया ग्राफ। इसमें भी 0। अब मुझे ये क्वेश्चन किसी ने बताया है, लाइक हो सकता है कुछ और क्वेश्चन हो, कनेक्टेडनेस के अलावा कुछ और पूछा हो, तो उस पर देख लेना। मैं कनेक्टेडनेस चेक कर रहा हूँ यहाँ पे, तो AMSQ का क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ पे इसका ये कनेक्टेड है, कनेक्टेड सेट का क्लोजर, मान लिया ये x है, तो x का क्लोजर क्या होगा, कनेक्टेड होगा, क्लोजर ऑफ कनेक्टेड सेट कनेक्टेड।
अब क्लोजर क्या आएगा इसका क्लोजर, ये -1 से भी 1 आ जाएगा, ये आएगा एक्स साइन 1/x, एक 0 1 यूनियन 0 y, y बिलोंग करेगा -1 से 1, मतलब y का ये लाइन भी इसका क्लोजर में आएगा। तो एक्स क्लोजर कनेक्टेड है, एक्स क्लोजर एक्स सबसेट समथिंग ए जो p है, p ले लेते हैं, सबसेट एक्स क्लोजर, तो एक्स क्लोजर कनेक्टेड है, उसी का सबसेट है ये, और एक्स क्लोजर का ही एक्स क्लोजर कनेक्टेड है तो p भी क्या होगा, कनेक्टेड होगा। p एक्स क्लोजर में -1 से 1 तक जा रहा है और इसमें है कि -∞ से इन्फिनिटी तक बोल रहा है, तो ऑब्वियस ये सारे पॉइंट एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं, तो कनेक्टेड है। तो ये कनेक्टेड है तो ये भी एक्स कनेक्टेड है, एक्स क्लोजर कनेक्टेड है, तो इसका बीच वाला पार्ट जो होता है वो भी कनेक्टेड होता है, एक रिजल्ट है कनेक्टेडनेस में, तो p कनेक्टेड हो जाएगा। सिमिलरली q और q क्लोजर, y ले ले, q क्लोजर y क्लोजर ले ले, तो कनेक्टेड है, और q सबसेट है, इस दोनों के बीच का पार्ट है, तो वो भी क्या होगा, कनेक्टेड होगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, दोनों कनेक्टेड होगा। ठीक है, जो ग्राफ आएगा इस टाइप से आएगा, इस q का ग्राफ ये आएगा -1 से 1, ठीक है, और ये आएगा तो कनेक्टेड होगा। लाइक ये टोपोलॉजी साइन कर्व जैसा है जिस जो कि कनेक्टेड होता है बट पाथ कनेक्टेड नहीं होता है, और ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो बोथ कनेक्टेड होगा। अगर ये क्वेश्चन था, तो अगर डिफरेंट होगा कुछ डोमेन वगैरह तो कुछ अलग हो सकता है। आर टाउ भी टोपोलॉजिकल स्पेस, देन टोपोलॉजी टाउ जो वो सारे एलिमेंट का कंटेन कर रहा है जो कि या तो इम्पर्टी सेट हो या तो 1 को बिलोंग करे, यानी इस टोपोलॉजिकल स्पेस का जो ओपन सेट होगा या टोपोलॉजी का जो एलिमेंट होगा वो 1 को कंटेन करेगा और आर का एलिमेंट होगा। तो 1 को कंटेन करने वाले जितने एलिमेंट होंगे सारे क्या होंगे, ओपन होंगे। तो आर टाउ क्या होगा, सेपरेबल स्पेस होगा, फर्स्ट काउंटेबल होगा, हाउसड्रॉफ होगा, कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं सेपरेबल। सेपरेबल का डिफिनेशन क्या होता है, काउंटेबल डेंस सेट होना चाहिए। तो टाउ टोपोलॉजिकल स्पेस है, आर को चेक करना है इस टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में सेपरेबल है कि नहीं। तो 1 को कंटेन करने वाला काउंटेबल डेंस सेट मिल जाना चाहिए जो कि ओपन हो और उसका क्लोजर ले तो पूरा आर आ जाए, यही होगा सेपरेबल काउंटेबल डेंस सेट। तो इस टोपोलॉजिकल स्पेस के रिस्पेक्ट में Q सबसेट है R का, और Q का क्लोजर इस टोपोलॉजिकल स्पेस के रिस्पेक्ट में, इस टोपोलॉजिकल स्पेस में Q का क्लोजर क्या होगा, R के बराबर हो जाएगा। Q काउंटेबल है तो बोल देंगे काउंटेबल डेंसिटी मिल गया तो सेपरेबल होगा। तो Q का R का कोई भी एलिमेंट इस सेट का लिमिट पॉइंट होगा, R का कोई भी एलिमेंट ले तो 1 को कंटेन करेगा। Q इंटरसेक्शन U करेंगे, U जो कि 1 को कंटेन कर रहा है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। 1 को कंटेन करने वाला 1 2 हो सकता है ओपन सेट इसमें। अगर इस टाइप का सबसे छोटा सेट का इसके साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो 1 कोई भी एलिमेंट 2 1 को कंटेन करने वाला सबसे छोटा सेट लेते हैं, नेबरहुड 1 को कंटेन कर लो, ओनली 1 ले ले तब भी नॉन इम्पर्टी इंटरसेक्शन होगा, ये भी ओपन सेट होगा इस टोपोलॉजिकल स्पेस में क्योंकि 1 को कंटेन करता है। 1 2 लेंगे तब भी होगा इसके साथ नॉन इम्पर्टी इंटरसेक्शन। तो कोई भी पॉइंट ले आर का, उसका Q के साथ नॉन इम्पर्टी इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन देखेंगे तो नॉन इम्पर्टी आएगा, यानी आर का सारा पॉइंट लिमिट पॉइंट होगा। ठीक है, सबसे छोटा तो 1 होगा, वो सारे एलिमेंट को कंटेन कर रहा है जो कि इम्पर्टी हो या तो 1 को बिलोंग करे, तो 1 खुद 1 को बिलोंग कर रहा है। 1 का इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो नॉन इम्पर्टी आएगा, तो 1 भी
इसका लिमिट पॉइंट है। इसके अलावा 1 इसका बिलोंग ही कर रहा है। अगर आप क्यू का एलिमेंट नहीं हो आर बट आर का एलिमेंट हो यानी इरेशनल हो, और तो ऐसा कंटेन करने वाला अगर नेबरहुड लेंगे तो 1 को कंटेन करने वाला नेबरहुड इस टाइप से बनेगा 1 क्यू समथिंग क्यू है कोई भी नंबर आर का। इसके साथ इम्पर्टेंट इंटरसेक्शन लेंगे तब भी नॉन इम्पर्टी आएगा। तो क्लोजर क्या होगा, आर के बराबर हो जाएगा, नहीं काउंटेबल डेंसिटी मिल गया तो सेपरेबल होगा। फर्स्ट काउंटेबल का डिफिनेशन क्या होता है कि काउंटेबल बेसिस मिलना चाहिए टोपोलॉजिकल स्पेस में। तो 1 को कंटेन करने वाला आर में कितने बेसिस होंगे, 1 यहाँ पे 1 को कंटेन करने वाला आर में कितने ओपन सेट होंगे। ऐसे ऐसे करके अगर हम लिखें 1 बिलोंग कर रहा आर माइनस एक्स आई ले लें, जहाँ पे एक्स आई बिलोंग्स टू आर माइनस 1, ठीक है। तो ऐसे कितने ओपन सेट मिल जाएंगे, अनकाउंटेबल मिल जाएंगे। सारे टॉ का एलिमेंट होगा ऐसे टाइप का एलिमेंट, 1 को बस कंटेन करना चाहिए और आर माइनस एक्स आई टाइप के लेंगे। एक्स आई जहाँ आर में बिलोंग कर रहा है तो अनकाउंटेबल पॉसिबिलिटी बनेगी 1 को कंटेन करने वाला आर का एलिमेंट, तो सारे ओपन होंगे। और टोपोलॉजी चेक करने की जरूरत नहीं, टोपोलॉजी ऑलरेडी बोल चुका है। तो ये फर्स्ट काउंटेबल नहीं होगा, अनकाउंटेबल नंबर बेसिस। हॉसड्रॉप पूछ रहा है तो हॉसड्रॉप स्पेस का डिफिनेशन क्या होता है, थर्ड ऑप्शन, कोई 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट लें टोपोलॉजिकल स्पेस में, उसको कंटेन करना डिसजॉइंट ओपन सेट मिलना चाहिए। और ठीक है, हम 1 and 2 2 डिसजॉइंट ओपन सेट ले लेते हैं, सॉरी 1 and 2 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ले लेते हैं आर में, बिलोंग्स टू आर। तो 1 को कंटेन करने वाला ओपन सेट एक डिसजॉइंट ओपन सेट मिलना चाहिए। तो 1 को कंटेन करने वाला ओपन सेट 1 ले लेते हैं। 2 को कंटेन करने वाला सबसे छोटा ओपन सेट क्या होगा, 2 1 होगा, क्योंकि वो टोपोलॉजी का वो एलिमेंट है जो कि 1 को कंटेन करने ही चाहिए। इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, इम्पटी आएगा, डिसजॉइंट होगा, दोनों ओपन सेट 1 को कंटेन करने वाला 2 को कंटेन करने वाला डिसजॉइंट ओपन सेट मिला, कभी नहीं मिलेगा। तो हर एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए डिसजॉइंट ओपन सेट नहीं मिल रहा है, एक चेक करने से ही पता चल गया। तो हम बोल देंगे कि ये हॉसड्रॉफ नहीं होगा, क्योंकि ये 1 दोनों में कॉमन है तो नॉन इम्पटी आ रहा है, तो हॉसड्रॉफ नहीं होगा। कनेक्टेड अगर ऑप्शन था या क्या था, मुझे इसमें डाउट है कि फोर्थ ऑप्शन क्या था। तो कनेक्टेडनेस चेक करना है तो आर को हम लोग ए यूनियन बी में लिखते हैं, 2 डिसजॉइंट ओपन सेट के यूनियन में लिखते हैं। तो बोल देते हैं कि ये डिसकनेक्टेड है, तो ऐसा क्या लिख पाएंगे, R-2 लेनी है एक ए यूनियन। अब इसको यूनियन में लिखना है तो 2 को कंटेन करने वाला ओपन सेट लेंगे, तो 2 को कंटेन करने वाला ओपन सेट लेंगे तो 2 1 लेंगे, और 1 इसमें भी है उसमें भी है, हर एक ओपन सेट में 1 कंटेन हो रहा है, तो जिसके चलते हम लोग डिसजॉइंट ओपन सेट के टर्म में लिख नहीं सकते, तो ये कनेक्टेड हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन था तो ये भी करेक्ट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट एक डबल वेरिएबल का क्वेश्चन है कि f हैज ए डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट 0 0 इन 1 0 डायरेक्शन। सेकेंड ऑप्शन है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट 0 0 इन 0 1 डायरेक्शन इज 1 इज 0 बोल रहा है, इन 0 0 एट 0 0 एट डायरेक्शन दिस 1 होगा, f इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को जो बेसिक फार्मूला है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे किसी डायरेक्शन में कैसे चेक करते हैं वो चेक कर लो तो आपको क्लियर हो जाएगा। और डिफरेंशिएबिलिटी का डबल वेरिएबल में कैसे चेक करते हैं वो देख लो। तो इसके में मैं इसको सॉल्व करता हूँ, लाइक 2x² y अपॉन x² प्लस y² है ना। तो आप C पॉइंट एट C इन डायरेक्शन u इज इक्वल टू u1 u2 में चेक करते हैं। तो एफ सी प्लस एच यू, डिफिनेशन क्या होता है, एफ सी अपॉन एच लिमिट एच टेंस टू 0 एग्जिस्ट करना चाहिए, तब बोलेंगे कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। तो एफ 0 0 प्लस एच u1 u2 माइनस एफ 0 0 अपॉन एच लिमिट एच टेंस टू 0, ये क्या होगा, एफ एच u1 एच u2 माइनस 0 अपॉन एच लिमिट एच टेंस टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, 2h² u1² एच u2 अपॉन h² u1² प्लस h² u2² माइनस 0 अपॉन एच लिमिट एच टेंस टू 0। अब इसमें चेक कर लो आपको
किस किस पॉइंट पे चेक करना है, 1 0 पे चेक करना है। 1 0 पे चेक करेंगे तो यहाँ तो डायरेक्शन U1 U2 ऊपर में है, न्यूमरेटर में है, तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा। 0 1 पे चेक करना है तो भी 0 हो जाएगा ये। अगर 1/√2 और √2 पे चेक करना है तो 1/√2 1/√2 पे चेक करना है तो 1/√2 पे चेक करोगे तो क्या होगा, ये h 1/2 1/2 h स्क्वायर हो जाएगा। h स्क्वायर एच क्यू हो गया, एच क्यू से एच क्यू सब कट जाएगा। U1 स्क्वायर 1/2 होगा, 1/2 से ये कट जाएगा, 1/√2 बचेगा, तो 1/√2 इसके आएगा। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट होगा। तो आप अभी तक कितना ऑप्शन करेक्ट हो गया। एफ एज ए डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट 0 0 इज 0 इन 1 0 डायरेक्शन, डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट 0 0 इन 0 1 डायरेक्शन 1 होगा, ये गलत हो गया। 1/√2 डायरेक्शन पे 1 आएगा, ये करेक्ट हो गया। डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं, तो FA प्लस H, F0 प्लस H, F0 प्लस K माइनस F0 0, ये क्या होना चाहिए, √H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर 5HK। शॉर्ट में थोड़ा लिख रहा हूँ मैं, जहाँ पे लिमिट H टेंस टू 0, K टेंस टू 0, 5HK क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। यहाँ से क्या होगा, 2H स्क्वायर K अपॉन H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर √H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इज इक्वल टू 5HK। अब H इज इक्वल टू MK ले लो तो क्या हो जाएगा, M पे डिपेंड कर जाएगा, तो एग्जिस्ट नहीं, फाइनलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है। MK3 ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस M स्क्वायर बचेगा, KQ कट जाएगा, तो M पे डिपेंड कर रहा है तो नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, आपको दिख गया होगा ऊपर, आप इसको बस जस्ट मैं K की जगह MH लिखा हूँ, H टेंस टू 0 लिया हूँ, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। डबल ऑर्डर का डिफरेंशिएबिलिटी चेक हो गया। यहाँ पे AH प्लस BK लेते हैं तो वो चीज़ मैंने लिखा हूँ, वो आप इस तरह से चेक होता है। मैं शॉर्ट में थोड़ा इसको करते रहा हूँ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन था कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से लोगों को कन्फ्यूजन इसलिए होगा, थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। लाइक बोल रहा है कि ये फ्रैक्शन जो है इसको पावर सीरीज में कन्वर्ट करना और पावर सीरीज में कन्वर्ट करना, ये NZN में करना है, यानी हर Z स्क्वायर Z3 Z4 Z5 Z6 का जो कॉफिशिएंट आएगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया कि A6 जो होगा Z6 का जो कॉफिशिएंट होगा और Z5 का जो कॉफिशिएंट होगा A5 उसका सम कितना होगा। तो एक तो आप ये अगर सोचते हो कि FN A0 बाई फैक्टोरियल n करें तो 5 बार डिफरेंशिएबिलिटी करना इस थोड़ा डिफिकल्ट है, तो A6 A5 निकालना इस वजह से डिफिकल्ट है। तो आप डायरेक्ट एक्सपेंशन कर सकते हो, इस वे से एग्जाम में करना और ऐसे भी करना, नॉट आपको सिंपल वे ढूंढना चाहिए। तो सिंपल वे इसको अगर हम एक्सपेंशन करें लाइक Z अपॉन 1 माइनस Z स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 माइनस Z प्लस Z स्क्वायर -1 है, Z1 प्लस Z स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस Z क्यूब का होल Z स्क्वायर का होल क्यूब प्लस Z स्क्वायर का होल 4 प्लस 5। Z स्क्वायर टू द पावर 5 ये था। ठीक है, तो A6 और A5 का कॉफिशिएंट पूछा है, तो यहाँ से A5 कैसे आएगा, यानी Z टू द पावर 5 कहाँ कहाँ से आएगा। ठीक है, एक्सपेंशन चाहिए 4 Z प्लस Z स्क्वायर टू द पावर 5, यहाँ भी एक टर्म से 6 आएगा, सॉरी Z टू द पावर 6 आएगा। तो यहाँ से Z स्क्वायर इससे नहीं आएगा, Z4 Z5 इससे आएगा, Z स्क्वायर Z4 आएगा, 2ZQ आएगा। तो यहाँ से करोगे तो यहाँ से आएगा 1 प्लस A5 कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा Z स्क्वायर Z4 आएगा, Z4 1 यहाँ से आएगा, Z स्क्वायर Q है ना,
तो Z3 Z6 2Z4, तो यहाँ 2 आएगा एक, फिर आएगा क्या 2Z5 आएगा, Z6 आएगा यहाँ से, सॉरी 2 नहीं 3 भी होता है ना, A+B का होल क्यूब, Z3 Z6 3Z4 के कारण Z5 आएगा, यहाँ से Z बाहर में मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह से आपको चेक करते जाना है। यहाँ 4 करेंगे तो Z4 आएगा, तो यहाँ से एक आएगा और Z5 में, और Z6 का कॉप्शेंट देखें तो Z6 यहाँ से आएगा, एक Z6 आ गया तो एक, सॉरी Z6 से Z7 आ जाएगा, 2Z4 यहाँ से नहीं आएगा। यहाँ से क्या क्या पावर में आएगा, Z3 Z6 2Z4, यहाँ से भी आएगा 3Z4 3Z5, तो यहाँ 3 आएगा, ये A6 के लिए आ रहा है। यहाँ से फिर आएगा, इसको कैसे करेंगे, तब 2 बार स्क्वायर कर लो ना, Z और Z स्क्वायर, Z4 आएगा, Z4 के लिए एक यहाँ से आएगा 4 2 6 3 9, फिर समथिंग आएगा, तो आपका टोटल ओवरऑल आंसर इसका 13 आ रहा था, आप चेक कर लेना। ये क्वेश्चन था डायगोनल में। ए में अगर मैट्रिक्स दिया हुआ है तो पी अगर इस दो मैट्रिक्स का पावर अब प्लस सम में दिया हुआ है तो डायगोनलाइजेबल होगा कि नहीं। एक तो है कि इस मैट्रिक्स का अगर हम आइगन वैल्यू निकालें x-4, शॉर्टकट में बता रहा हूँ और दोनों वे बताऊँगा, x-4 -x + 3, तो क्या हो गया x² + 4x + 3 = 0, x² - 4x - 3 = 0, तो x² - 3x - x, कहीं पे गलत हुआ है यहाँ पे, ऐसे था तो x - 4 x - 0, फिर से अगर लिखें तो x माइनस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल x - 0 x - 4 माइनस प्लस 3 = 0, x² - 4x + 3 = 0, ठीक है। तो ये आ रहा है, ये गलत था, तो 3 और 1 आएगा, दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू आया तो m डायगोनलाइजेबल होगा। m अगर डायगोनलाइजेबल है, दोनों पॉजिटिव आइगन वैल्यू है, तो इसका क्या हम p जो मैट्रिक्स बनेगी उसका आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर दो आइगन वैल्यू मालूम है तो m8 का आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं, m12 का आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं, दोनों पॉजिटिव है, तो क्या आएगा, ये डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, p के भी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू आएंगे, और दो ऑर्डर का मैट्रिक्स है, दोनों डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है, तो आइगन फैक्टर क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, तो डायगोनलाइजेबल होगा मैट्रिक्स। सिमिलरली ये भी डायगोनलाइजेबल होगा। अब दूसरा वैसे ही अगर m डायगोनलाइजेबल है तो m को क्या लिख सकते हैं हम लोग, d = p इनवर्स m p। सिमिलरली d डायगोनलाइजेबल है तो इसको ऐसे लिख पा रहे हैं, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, p² = p इनवर्स m² p होगा, ठीक है। तो इसी तरह से D8 करेंगे तो p इनवर्स m8 p हो जाएगा। तो m8 मैट्रिक्स के लिए एक ऐसा p मैट्रिक्स मिल गया जिसका यही करने पे डायगोनलाइजेबल का डिफिनेशन होता है, D8 इज आल्सो D डायगोनल मैट्रिक्स का पावर, तो ये डायगोनलाइजेबल होगा। सिमिलरली इसका प्लस करेंगे तो क्या होगा, D = p इनवर्स m8 + m12 इंटू p भी डायगोनल आएगा, तो ये डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होगा। तो शॉर्टकट वैसे भी देख सकते हैं, आई थिंक डायगोनल डिस्टिंक्ट होता है, दो ऑर्डर का मैट्रिक्स है, सारे आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है, तो डायगोनलाइजेबल भी होता है। ये क्वेश्चन है एक कि R4 से R में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, नल स्पेस ऑफ T बी ए सब स्पेस ऑफ आइगन वेक्टर गिवन बाय दिस, ठीक है। रैंक T - 3i = 4 ऑन R4, देन मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ T इज। इस टाइप का क्वेश्चन आप आज गेट का, सॉरी जैम का एग्जाम है, तो ऐसा क्वेश्चन जैम में भी आ जाता है कभी कभी लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड द नल स्पेस ऑफ टी, टी का नल स्पेस वो सारे एलिमेंट जो इसको एक जीरो पे भेज रहा है, तो नल स्पेस का डायमेंशन क्या होगा, यानी नलिटी ऑफ टी क्या होगा, नलिटी ऑफ टी 4 - 1 = 3 होगा, यानी
नलिटी टी है, यानी ये तो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, तो जीरो एक आइगन वैल्यू होगा, तो जीरो जो आइगन वैल्यू होगा उसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगा। इसको दो वे से देख सकते हैं, एक जॉर्डन ब्लॉक्स बना के भी देख सकते हैं, तो दोनों में एक्सप्लेन कर देता हूँ और आंसर बता दूंगा इसका क्या होगा। तो नलिटी जॉर्डन ब्लॉक से देखते हैं पहले, या ये इसको ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी से देखते हैं, तो जीएम इसका क्या होगा। नलिटी जीरो क्या करस्पॉन्डिंग ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 होगी, नलिटी जो होता है वही तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आइगन वैल्यू जीरो के करस्पॉन्डिंग होती है। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, एम ग्रेटर इक्वल जीएम होता है। तो एम की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, लेस इक्वल ग्रेटर इक्वल 3 यानी 4 आ सकती है। तो 4 क्या आएगा इसके लिए, 4 आएगा। एक ये भी दिया हुआ है कि रैंक टी माइनस 3i इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है ना, सॉरी 3 दिया हुआ है। रैंक टी माइनस 3i इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, यानी 3 आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो जीएम होगा वो क्या होगा, 4 माइनस रैंक टी माइनस 3i, वो क्या होगा 1 होगा। यानी एक आइगन वैल्यू 3 है, तो 3 आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है, तो ये ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी एक वो देगा, एक 3 ये देगा, तो 4 ये नहीं हो सकता। तो जीएम इसके लिए क्या हो गया, जी एम एम जीरो आइगन वैल्यू के लिए 3 आ गया, 3 आ गया। जी एम एम जीरो आइगन वैल्यू 3 आइगन वैल्यू के लिए क्या आ गया, जी एम एम बराबर हो गया, यानी डायगोनालाइजेबल हो गया मैट्रिक्स। मैट्रिक्स डायगोनालाइजेबल है तो एक रिजल्ट जानते हैं कि मिनिमम पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर होता है। तो x माइनस जीरो एक्स माइनस 3 ये होगा लीनियर मिनिमम पॉलिनोमियल ऑफ टी। दूसरे वे से ऐसे कर सकते थे कि जीरो आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग अगर जॉर्डन ब्लॉक बनाते हैं, जीरो आइगन वैल्यू का 0 0 0 ये होगा, 3 आइगन वैल्यू का ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है, जीरो आइगन वैल्यू का ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 है, तो जॉर्डन ब्लॉक एक ये होंगे। और जेसी फॉर्म के मैट्रिक्स जो होते हैं वो मैट्रिक्स का क्या होता है, सिमिलर होता है, यानी इसके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल उसके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के सेम होंगे। तो यहाँ से क्या होगा, x इंटू एक्स माइनस 3 इसका मिनिमम पॉलिनोमियल। तो इस वजह से भी देख सकते थे, ठीक है। नाउ ए कोई 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस आई दिया हुआ है इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ ए 3 दिया हुआ है, तो ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर पूछ रहा है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं, पिछले बार भी पूछा गया, तो काफ़ी सिंपल। तो लीनियर अलजेब्रा में कुछ क्वेश्चन जो आए थे आपको खुशी देने के लिए, ऐसा कुछ क्वेश्चन भी आया था जिससे आपको खुश होंगे अगर आपने एग्ज़ाम के लिए से पढ़ा था, तो इसको यूज करना था, इसका हैप्पीनेस, इसके मोटिवेशन को नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0 होता है, तो लैम्डा एक आइगन वैल्यू होता है। तो अगर इसको ऐसे लिखे ए माइनस आई इज इक्वल टू 0, तो एक माइनस आई आइगन वैल्यू होगा, इसका माइनस आई आइगन वैल्यू होगा, और मैट्रिक्स रियल मैट्रिक्स है, तो कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज क्या होता है, कंजुगेट के फॉर्म में होता है। तो एक आइगन वैल्यू माइनस आई, तो एक आइगन वैल्यू आई होगा, 2 आइगन वैल्यू हो गए, 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 आइगन वैल्यू मिल गया, और मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मालूम है, तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 इज इक्वल टू 3 दिया, नहीं प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू ही डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी बोल सकते, ये भी बोल सकते हैं। तो ये क्या हो गया, माइनस आई लैम्डा 3 इज इक्वल टू 3, तो लैम्डा 3 क्या आ गया, आई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 3 आ गया। तो एक आइगन वैल्यू 3 हो गया, एक हो गया माइनस आई, एक हो गया आई। अगर कोई मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू लैम्डा है तो उसके स्क्वायर का आइगन वैल्यू क्या होता है, लैम्डा स्क्वायर हो जाता है। 3 एक आइगन वैल्यू, तो इसका एक आइगन वैल्यू 3 के करस्पॉन्डिंग 9 होगा, एक आइगन माइनस आई के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, -1 होगा, आई के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, -1 होगा। दोनों का सम करेंगे तो ट्रेस निकलेगा, तो सम कर दो आप, इसका वैल्यू 7 आ रहा है, 7 आंसर होगा, ठीक है।
ये क्वेश्चन था, इस तरह का कुछ क्वेश्चन था कि एम मैट्रिक्स था जिसके अपर डायगोनल या था कुछ, तो 3 आइगन वैल्यू था, तो इसके बारे में पूछा है कि ऐसे फॉर्म में अगर लिखें इस मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल तो अल्फा का वैल्यू मैं बोल दिया कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा, x-3 x-1 इज इक्वल टू 0। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करता है, तो यहाँ से x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू x-1 इज इक्वल टू 0, x² माइनस 5x प्लस 6 x-1 इज इक्वल टू 0। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मैं निकाल रहा हूँ, x³ माइनस 5x x² फिर से लिखते हैं, x² माइनस x³ माइनस x² माइनस 5x² प्लस 5x प्लस 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गया, x³ माइनस 6² प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैली हैमिल्टन थ्योरम से मैट्रिक्स को सेटिफाई करें, यानी m³ माइनस 6m² प्लस 11m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एम इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो m इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो m² माइनस 6m प्लस 11 इज इक्वल टू 6m इन्वर्स। तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या आ गया, 11 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक कि सबसेट था, इसमें इनर प्रोडक्ट डिफाइन था कि एक्स वाई इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो एम वो सारे एलिमेंट का कलेक्शन था R4 का जो जिसके 2 कोऑर्डिनेट सेम थे, तो एम परपेंडिकुलर का डायमेंशन पूछा था। तो ये एक्चुअली ऐसे क्वेश्चंस इनर प्रोडक्ट स्पेस में ऑर्थोगोनैलिटी में पढ़ा जाता है, और इसको आप देख सकते हैं कैसे कोई स्पेस को हम लोग उसके सबसेट और उसके कॉम्प्लीमेंट के डायरेक्ट सम में लिख सकते हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग अगर इस सबसेट का एम है तो एम प्लस एम डायरेक्ट सम एम परपेंडिकुलर के टर्म में लिखेंगे, तो डायमेंशन ऑफ एस क्या होगा, डायमेंशन ऑफ एम प्लस डायमेंशन ऑफ एम परपेंडिकुलर होगा। यहाँ से आपको डायमेंशन ऑफ एस सबसेट है 4 R4 है तो 4 होगा, और डायमेंशन ऑफ एम वो सारे एलिमेंट R4 का वो एलिमेंट जिसमें एक रेस्ट्रिक्शन है यानी 3 होगा, 4 - 1 प्लस डायमेंशन ऑफ एम परपेंडिकुलर पूछा गया है, तो ये क्या होगा 4 - 3 इज इक्वल टू 1 होगा। एक अलजेब्रा का क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल है कि कोई एट सिमेट्रिक ग्रुप है 8 एलिमेंट से बना हुआ, तो 3 साइकिल और 4 साइकिल का एलिमेंट अगर डिसजॉइंट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एसेट विच कंजुगेट टू सिग्मा है ये। तो कंजुगेट एलिमेंट सिमेट्रिक ग्रुप में कैसे निकालते हैं, एसेट में सिमेट्रिक ग्रुप कंजुगेट एलिमेंट निकालना है, लाइक ABCDEFG है एक कुछ होगा, इस टाइप के डिसजॉइंट एलिमेंट है। तो ये 3 एलिमेंट से बना है, 4 से बना हुआ है, तो फैक्टोरियल 8 होगा कंजुगेट एलिमेंट इसका निकालें, 3 पावर 1 इंटू 4 टू द पावर 1 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। अब कर लो 8 7 6 5 4 3 2 अपॉन 12 काट दो, 60 इंटू 56 कर लो 0, ये आंसर आ रहा था। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, तो कुछ सिंपल क्वेश्चन आया है, बट ये एक मार्क्स के अगर क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स लाना है, तो फंक्शनल टोपोलॉजी जो इस बार क्वेश्चन है उसके भी कुछ क्वेश्चन करने पड़ेंगे, हो सकता है आप क्वालिफाई कर जाएं, बट रैंक लाने के लिए वो सब भी क्वेश्चन करने पड़ेंगे। आप जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन कर लेते हैं, ये सब सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आप क्वालिफाई ज़रूर करेंगे। आप नेगेटिव मार्किंग नहीं मानते हैं, नेगेटिव नहीं करते हैं, तुक्का 1-2 सही हो जाता है, तो गेट में ऐसा होता है कि लोग क्वालिफाई कर जाते हैं अगर आप नेगेटिव नहीं करते हो। तो आई होप आपका भी ऐसा रिजल्ट हो, और बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट एग्जाम। थैंक यू फ्रेंड्स।